जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, क्योंकि हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में मौर्य वंश तक जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हमारा पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के पहले का क्लास देखिए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के हम क्लास में मौर्य वंश से हम आगे का वंश पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने आपको चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम शुंग वंश यानी ब्राह्मण साम्राज्य जो है वह मगध में कैसे आता है और इसे क्या क्या इसके समय में क्या क्या घटनाएं होती है, कौन कौन से राजा होंगे, वो सभी हम देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, हमने लास्ट पहले पढ़ा था, चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो है वो पढ़ा था कि टोटल महाजनपदों की संख्या कहाँ कितनी थी। तो महाजनपद हो जाएंगे आपके 16। ठीक है, महाजनपद कितने हो जाएंगे? तो महाजनपद हो जाएंगे आपके 16। और इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद था आपको मगध। ठीक है, कौन सा महाजनपद था? मगध। और यही मगध पे जो है टोटल कितने राजवंश शासन करेंगे? तो इस पे जो है टोटल 7 राजवंश शासन करते हैं। और वो 7 राजवंश को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखे थे। ठीक है, उसका सीक्वेंस कौन सा ट्रिक था? तो ट्रिक था आपका हसीन मशुक शाह। कौन सा ट्रिक? हसीन मशुक शाह। और हसीन मशुक शाह का अर्थ क्या हो गया? तो हस हो गया आपको हर्यक वंश। ठीक है, हस से कौन सा वंश हो जाएगा? हर्यक वंश। जिसकी स्थापना जो है वो कौन करता है? जिसकी स्थापना बिंबिसार करता है। सी से हो जाएगा आपको शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। न से हो जाएगा आपको नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। म से हो जाएगा आपको मौर्य वंश। मौर्य वंश। अब सु से हो जाएगा आपको शुंग वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? शुंग वंश। तो हम जानते हैं हर्यक वंश के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा, नंद वंश के बारे में पढ़ा और मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। जब हम मौर्य वंश का थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मौर्य वंश का स्थापना कौन करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ठीक, कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका अगला शासक कौन हो जाएगा? बिंदुसार, यानी इसी का पुत्र। और बिंदुसार के बाद जो है वह आपका होता है अशोक। क्लियर है? अशोक तक जो है वह ठीक ठाक एग्जाम में पूछा जाता है, तो अशोक तक हमने डीपली से पढ़ा। और अशोक के बाद, ठीक है, अशोक के बाद जो है वह अशोक का पुत्र जो है वह अशोक के बाद अशोक का पुत्र मगध गद्दी पर बैठता है और जिसका नाम होता है कुणाल। ठीक है, अशोक के बाद कौन बैठेगा? तो अशोक के बाद जो है मगध गद्दी पर यानी मौर्य वंश का कुणाल बैठेगा। और कुणाल के बाद इसका जो पुत्र होगा यानी कि अशोक का जो पौत्र होगा, ठीक है, उसका नाम रहेगा आपका, ठीक है, उसका नाम होता है दशरथ। क्या नाम होगा? दशरथ। और इसके बाद जो अंतिम शासक जो होगा आपका मौर्य वंश का, उसका नाम था बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुंग वंश जब हम पढ़ेंगे तो शुंग वंश से कैसे हम इंटरलिंक करेंगे वो चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है दशरथ के बाद कौन सा अंतिम शासक होगा? आपको बृहदत्त। यानी बृहदत्त जो है वह मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। और बृहदत्त को जो है इसका सेनापति, बृहदत्त का सेनापति कौन रहेगा? तो इसका नाम रहेगा आपको पुष्यमित्र शुंग। कौन नाम रहेगा? पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहदत्त का क्या है? सेनापति। ये सब हम लोग बता चुके हैं आपको। ठीक है, कौन रहेगा? सेनापति। तो जब सेनापति रहेगा पुष्यमित्र शुंग, तो एक बार क्या होता है कि सेना का जो निरीक्षण करने के दौरान आपका बृहदत्त का सेनापति यानी पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहदत्त की हत्या कर देता है। क्लियर है? किसकी हत्या करेगा? बृहदत्त की हत्या कर देगा और मौर्य वंश को जो हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और उस मौर्य वंश के जगह पर एक नया वंश का स्थापना करेगा जो कहलाएगा आपका शुंग वंश। बात समझ में आया? यानी कि शुंग वंश जो है वो कहाँ से आता है, ये हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो शुंग वंश कहाँ से आएगा? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक होगा बृहदत्त, उसका सेनापति का नाम रहेगा पुष्यमित्र। क्लियर है? कौन सा? पुष्यमित्र शुंग। और यही पुष्यमित्र शुंग जो है वह सेना के निरीक्षण के दौरान अपने राजा को यानी बृहदत्त की हत्या कर देता है और मौर्य वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अब जब मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा तब पुष्यमित्र शुंग जो है एक नया वंश का स्थापना करेगा। क्लियर है? एक नया वंश का स्थापना करेगा जिसे कहेंगे हम शुंग वंश। कौन सा वंश कहलाएगा? शुंग वंश। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारा मौर्य वंश के बाद अगला जो वंश पढ़ेंगे हम जो मगध पे शासन करता है वह कौन सा वंश होता है? शुंग वंश होता है। बात समझ में आया? तो चलिए हम शुंग वंश के बारे में हम
स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए हम हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिर्फ के साथ साथ हम थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि डीपली क्वेश्चन पूछ देगा। तो डीपली क्वेश्चन अगर पूछेगा तो जब तक आपको हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, जब तक हम सीक्वेंस पता नहीं रहेगा, तो आपको क्वेश्चन जो क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और रट करके अगर याद करेंगे तो आप जल्दी भूल जाएंगे, और डीपली अगर इंटरलिंक करके पूछ देगा तो आपसे बनना भी मुश्किल हो जाए। क्लियर है? इसलिए जो आपको थ्योरी भी पढ़ना और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखना, ताकि आपको लेवल जो है मालूम चले कि हमें कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आए? तो चलिए हम पढ़ते हैं सुंग वंश के बारे में। तो सुंग वंश का जो है वह शासन कब से कब तक रहेगा? ठीक है, तो सुंग वंश का शासन, ठीक है, सुंग वंश का शासन कब से कब तक रहेगा? तो इसका शासन हो जाएगा आपको 185 ईसा पूर्व से लेकर आपको 73 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वो मगध पर किसका शासन होगा? सुंग वंश का। ठीक है, आपको 73 ईसा पूर्व तक। बात समझे? किसका शासन होगा? सुंग वंश का। और सुंग वंश का स्थापना कौन किया है? तब पुष्यमित्र सुंग। इसका स्थापना कौन किया है? तो पुष्यमित्र सुंग। क्लियर है? पुष्यमित्र सुंग जो है वह सुंग वंश का स्थापना करेगा। और चूंकि जो है देखिए, जैसे हमने पीछे क्लास में देखा था कि आपका अशोक हो गया या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, तो ये सभी अलग अलग धर्म को मानते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता था, वही उसका पुत्र बिंदुसार जो है वह आजीवक संप्रदाय को मानता था, और अशोक जो है वह ब्राह्मण धर्म के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन जैसे जो है सुंग वंश जब मगध गद्दी पर आएगा, तब कौन सा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा? ब्राह्मण साम्राज्य। क्लियर है? यानी कि सुंग वंश के बाद जो भी साम्राज्य आएंगे, ठीक है, वह ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें जो है आपको कन्नब वंश आएगा, उसके बाद आपको सातवाहन वंश आएगा। बात समझ में? तो चलिए हम सुंग वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सुंग वंश का जो है स्थापना कौन किया है? तो सुंग वंश का संस्थापक या स्थापना जो है वह पुष्यमित्र सुंग करेगा। और ये सुंग वंश जो होता है मगध का शासन करने वाला ये पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। बात समझ में? यानी कि मगध का नहीं था, बाहर का था। ठीक है, यानी पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश जो है वह मगध के ऊपर जो है वह शासन करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? पुष्यमित्र सुंग का जो है प्रथम शासक कौन हो जाएगा? तो जब इसका स्थापना जो करेगा वही क्या हो जाएगा? प्रथम शासक हो जाएगा। तब पुष्यमित्र सुंग का प्रथम शासक जो होगा सुंग वंश का, वो आपको पुष्यमित्र सुंग ही हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वह दो जगह बनाती है। ठीक है, कौन कौन सा? इन्होंने अपना पहला राजधानी, ठीक, पहला राजधानी वो आपको पाटलिपुत्रा को बनाएगा, और मौर्य वंश में पाटलिपुत्रा ही रहा था ना, तो पहला राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा का बनाता है, ये पहला राजधानी हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्रा जो होगा वो पहला राजधानी। और दूसरा राजधानी जो है वह मध्य प्रदेश के बेसनगर, जिसे जो है विदिशा कहा जाता है। ठीक है, विदिशा। और विदिशा का एक दूसरा नाम, पुराना नाम क्या था? बेसनगर। ठीक है, आपका बेसनगर। और ये विदिशा या बेसनगर जो है वह किस राज्य में वर्तमान में पड़ेगा? तो ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एमपी। बात समझ में आए? यानी कि पहली राजधानी जो है वह बिहार के पाटलिपुत्र यानी पटना में बनाता है, और दूसरी राजधानी जो है वह मध्य प्रदेश के विदिशा यानी बेसनगर में बनाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सुंग वंश कहाँ से आया? मौर्य वंश को समाप्त करके किस राजा को मारा था? तो बृहदर्थ का, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। सुंग, पुष्यमित्र सुंग कौन था? बृहदर्थ का ही सेनापति था। सेनापति ही राजा को मार देता है और मौर्य वंश की जगह पर सुंग वंश की स्थापना कर। यहाँ तक क्लियर है? सुंग वंश का प्रथम शासक जो है पुष्यमित्र सुंग ही होगा। यह अपनी राजधानी दो जगह बनाता है, एक पाटलिपुत्र जो था एज इट इज रहने देता है, और दूसरी राजधानी जो है विदिशा यानी मध्य प्रदेश को आपको बनाता है। बात समझ में? पुष्यमित्र सुंग जो है ये एक प्रकार से कट्टर ब्राह्मण था। ठीक है, यह क्या था? कट्टर जो है वह पुष्यमित्र सुंग क्या रहेगा? ये ब्राह्मण होगा। ठीक है, ब्राह्मण मतलब पंडित होगा, और ये दूसरे धर्म को जो है बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। क्लियर है? और यह कितने वर्षों तक शासन करता है? तो ये पुष्यमित्र सुंग जो है वो टोटल 36 वर्ष तक जो है मगध की गद्दी पर क्या करेगा? शासन करेगा। और ये जो है सुंग वंश का यह टोटल शासन काल है। अब पुष्यमित्र सुंग जो है वह कितना साल तक शासन करेगा? पुष्यमित्र सुंग। तब पुष्यमित्र सुंग जो है वह शासन करेगा आपको 36 वर्षों तक जो है मगध की गद्दी पर शासन करता है। बात समझ में है? यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यह क्या है? यह कट्टर ब्राह्मण है। तो एक तरह से यानी भारत में जो है वह पुनः वैदिक धर्म, जब हम वैदिक काल पढ़ रहे थे यानी कि ऋग्वेद,
और उत्तर वैदिक काल, तो उस समय ब्राह्मणों का क्या था, दबदबा था। लेकिन जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म आ जाता है तो उसके बाद जो है ब्राह्मण का दबदबा समाप्त होने लगता है। ठीक है, फिर किस धर्म का आ जाता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दबदबा भारत में होता है। लेकिन जैसे ही शुंग वंश का स्थापना होता है, यानी पुष्यमित्र शुंग जब मगध गद्दी पर बैठेगा, चूंकि वह एक कट्टर ब्राह्मण होगा, तो यह क्या कह सकते हैं कि वैदिक धर्म की जो है पुनः स्थापना का श्रेय हम पुष्यमित्र शुंग को हम दे सकते हैं। बात समझ में आया? यानी भारत में पुनः वैदिक धर्म यानी कि हिंदू धर्म एक तरह से स्थापना का श्रेय किसके जाता है, तो आपको पुष्यमित्र शुंग को जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी पुष्यमित्र शुंग जो है वह पुनः वैदिक धर्म क्या करेगा, पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यह एक ब्राह्मण क्या है, कट्टर ब्राह्मण, ब्राह्मण ही नहीं है सिर्फ कट्टर ब्राह्मण है, ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरे को देखना ही नहीं चाहेगा। जब ये दूसरे को नहीं देखना चाहेगा, क्लियर है, तो ये बहुत सारे बौद्ध स्तूप को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को जो है वह ध्वस्त करा देगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है, यानी कि जो है पुष्यमित्र शुंग क्या करेंगे, बहुत सारे बौद्ध स्तूप बौद्ध स्मठ ये सभी को क्या करेंगे, ध्वस्त और नष्ट करा देंगे। क्यों, क्योंकि ये दूसरे धर्म को देखना पसंद नहीं करेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है, यानी कि शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग होगा, पुष्यमित्र शुंग, क्लियर है, पुष्यमित्र शुंग ये बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का क्या करेगा, नष्ट करा देगा। बौद्ध स्तूप हो गए या बौद्ध मठ हो जाएंगे, ठीक है, मठ को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, यानी बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा उसको। बात समझ में? क्यों, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है वह क्या है, कट्टर ब्राह्मण था। अगर शुंग वंश जो है वह किसी तरह से देखा जाए तो टोटल जो है वह 112 वर्षों तक जो है वह क्या करता है, भारत में शासन करता है। क्लियर है, और मौर्य वंश कितना करता है, 137 वर्ष तक। क्लियर है, यानी पुष्यमित्र शुंग जो है वह बहुत सारे बौद्ध स्तूप बौद्ध मठ को क्या करेगा, वह नष्ट कर देगा। पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का एक तरह से नष्ट क्यों कर रहा है, नष्ट कर रहा है क्योंकि वो विरोधी शासक है, इसलिए वह क्या करेगा, नष्ट करता है। लेकिन ये भी सही बात है कि पुष्यमित्र शुंग को आपका मध्य प्रदेश के जो है बहुत सारे मतलब जो अशोक के बनाए जैसे सांची का स्तूप है या अन्य स्तूप भी है, उसका आकार भी बड़ा कराता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ये भी देखा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का जो है वह कट्टर क्या है, समर्थक है। लेकिन इसके शासन काल में जो है बहुत सारे जैसे बौद्ध स्तूप जो है, आपका सांची का स्तूप हो गया, इसके अलावे जो है आपका भरूच का जो स्तूप है, इन सभी स्तूपों का जो है वह आकार बड़ा कराता है, साथ ही साथ उनके खिड़कियों का जो है तांबे और पत्थर का भी करवाता है। ठीक है, कौन करा रहा है, तो पुष्यमित्र शुंग करा रहा है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वह क्या है, बौद्ध धर्म का क्या है, कट्टर विरोधी है। बौद्ध धर्म का जो है वह क्या रहेगा, कट्टर विरोधी रहेगा। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो इसकी जानकारी जो है वह दिव्या बदान से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होगी, तब दिव्या बदान से प्राप्त होगी। यानी दिव्या बदान से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह बौद्ध धर्म को बिल्कुल देखना नहीं चाहता है। ठीक है, वह बौद्ध धर्म का क्या है, अब कट्टर विरोधी है। बात समझ में आया? यानी कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण हमको दिव्या बदान यानी पुस्तक से प्राप्त होता है। हालांकि इसके शासन काल में जो है कई बौद्ध विहारों का निर्माण भी हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नष्ट ही किया है, यह जो है बहुत सारे बौद्ध विहार का जो है वो निर्माण भी कराता है। जैसे बौद्ध विहार का कौन क्या क्या निर्माण कराएगा, तभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे काम ये करेंगे जो कि बौद्ध धर्म से मतलब बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है। जैसे क्या है, जैसे आपको पुष्यमित्र शुंग ने आपका मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है, ठीक है, शांति स्तूप है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कौन सा स्तूप, मध्य स्तूप लिख दिए, सांची स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, क्लियर है, इसको क्या करते हैं, इसे खिड़कियों को, ठीक है, खिड़कियों का जो है वह तांबे का बनवा देता है। खिड़कियों को क्या करेगा, तांबे का बनवा देगा। क्लियर है, किसका बना देगा, तांबे का बना देगा। जबकि वही आपको एमपी में ही यानी मध्य प्रदेश में जो भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप को क्या करेगा, या इनके खिड़कियों को जो है, ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा, इसकी खिड़कियों को पत्थर का बनवा देगा। यानी बौद्ध धर्म के लिए काम कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको बाद में समझ में आता है
लेकिन आपका दिव्या बदान में ऐसा लिखा गया है कि आपको पुष्यमित्र शुंग जो है वह बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी होंगे और बहुत सारे बौद्ध स्तूप, मठ या बौद्ध मंदिर को क्या करेंगे, नष्ट कर देगा, तोड़ देगा। क्लियर है। लेकिन इससे ये भी जानकारी मिलता है कि इसके शासन काल में जो है बहुत सारे मतलब बौद्ध धर्म के ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि सराहना लायक है। क्योंकि एक राजा है तो राजा जो है पूरे देश का राजा होता है ना, तो सिर्फ जो अपने धर्म के बारे में सोचेगा तो बहुत सारे तो विरोधी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको करना भी पड़ेगा। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप और आपका भरहुत स्तूप, इसका जो सिर्फ खिड़कियों का तांबे और पत्थर का नहीं करवाया, बल्कि इन दोनों स्तूपों का जो है आकार भी बड़ा कराया। बात समझ में आया? आकार क्या करता है, बड़ा करता है। यानी आकार कितना बड़ा करेगा तो इसका आकार जो है वह दोगुना कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, दो गुना कर देगा। बात समझ में आया? क्या करेगा, दो गुना कर देगा। वर्तमान में जो सांची का स्तूप का जो भी आप स्वरूप अभी भी मौजूद है, सांची का स्तूप, और यह अशोक के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। अभी जो आप वर्तमान में सांची का स्तूप जब देखिएगा तो इसका जो आकार है वो क्या अशोक बनवाया था उतना बड़ा नहीं, उसको कौन आकार दुगना कौन कराया है, तो शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने कराया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यह बौद्ध धर्म का विरोधी भी था, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के बारे में सोचता भी था। क्लियर है। और बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि सराहना लायक है। क्लियर। इसके समय में जो है बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की भी रचना की गई पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही। ठीक है, जातक ग्रंथ, और जातक ग्रंथ आपको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। जातक ग्रंथ जो है वह क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की क्या है, पुनर्जन्म की 200 कहानियां, पुनर्जन्म की 200 कहानियां हैं। क्लियर है। और आपका जातक ग्रंथ जो है वह त्रिपिटक में एक पिटक है सूत पिटक, और सूत पिटक का ही क्या है, हिस्सा है, जिसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया और थ्योरी में भी आपको बताया था। तो इसके शासन काल में जो है एक हमने देखा कि जो है वो बौद्ध स्तूप जो है, जैसे सांची का स्तूप या भरहुत स्तूप के खिड़कियों को तांबे और पत्थर कराया गया। साथ ही साथ इसका आकार जो है वह दुगना कराया गया। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही कई ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें जो है वह कौन कौन से ग्रंथ होंगे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला होगा आपका जातक ग्रंथ, जिसे महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की 200 कहानियां हैं। इसकी रचना कब की गई थी, तो शुंग वंश और पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। क्लियर है। सॉरी। और इसी के शासन काल में जो है वह व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक उस समय की अष्टाध्यायी की रचना किया गया। ठीक है, अष्टाध्यायी का। और अष्टाध्यायी का जो है रचना किसने किया है, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी कौन सी पुस्तक है, तो यह व्याकरण की पुस्तक है, ये हमने पहले भी आपको बताया है, व्याकरण। और इसकी रचना जो है किया गया आपको पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो पाणिनि के द्वारा जो है पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की गई। इससे आपको जातक ग्रंथ हो गया, या अष्टाध्यायी हो गया, इसकी रचना किसके शासन काल में किया गया है, तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही इसकी रचना की गई। बात क्लियर हुआ। जिनसेन ने जो है वह हरिवंश की रचना की गई। आपको मनु ने मनुस्मृति की रचना की। साथ ही साथ जो है वह गर्गी ने गर्गी संहिता की भी रचना की। ठीक है, तो ये सभी का रचना जो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपका एक तो हो गया जातक ग्रंथ की रचना किया गया, पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ का रचना किया, मनु ने मनु स्मृति का रचना किया। यहाँ पे तो नहीं आएगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ठीक है, यानी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही जो है मनु स्मृति की रचना की गई। कौन सी पुस्तक, मनु स्मृति, मनु स्मृति। अब मनु स्मृति की रचना किसने किया है, तो मनु ने किया। इसके साथ ही जो आपको गर्गी संहिता की भी रचना किया गया। कौन सी पुस्तक, गर्गी संहिता। और गर्गी संहिता की रचना किसने किया है, तो आपको गर्गी ने किया। इसी के नाम पर जो इस पुस्तक का नाम जो है गर्गी संहिता रखा गया। इसके अलावे जो है आपका जिनसेन ने हरिवंश की रचना की गई। ठीक है, हरिवंश पुस्तक। और हरिवंश की रचना किसने किया है, जिनसेन, जिनसेन। क्लियर है। इसके बाद जो है बौद्ध चैत्य का जो है मतलब बौद्ध चैत्य जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहेंगे उनके भवन का भी निर्माण इस वंश के शासन काल में बहुत जोर शोरों से हुआ। क्लियर है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्रा को ही बनाया था। इसके काल में जो है वह टोटल 2 युद्ध होते हैं। क्लियर है। कितने युद्ध, 2 युद्ध। एक कहलाता है आपको विदर्भ का युद्ध और दूसरा कहलाता है आपको यवन आक्रमणकारियों का युद्ध। क्लियर है। कौन सा युद्ध, एक आपका विदर्भ का युद्ध और दूसरा जो होता है आपको यवन आक्रमणकारी जो है वो आपको आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपका शुंग वंश के शासन काल में क्या क्या घटनाएं हुई। तो हमने जो है अभी तक जो पढ़ा कि पुष्यमित्र शुंग जो है, इसकी स्थापना जो है का श्रेय किसे जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग को। प्रथम शासक कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग होगा। इन्होंने अपनी राजधानी, दो राजधानी बनाती है, एक कहलाता है पाटलिपुत्र और दूसरा कहलाता है विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है। यह पुष्यमित्र शुंग जो है टोटल 36 वर्षों तक मगध की गद्दी पर बैठता है और यह भारत में पुनः वैदिक धर्म यानी हिंदू धर्म की स्थापना करने का श्रेय जो है वह शुंग वंश को जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है कट्टर ब्राह्मण होता है और दिव्य बदान में ऐसा लिखा हुआ है कि यह बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता है, इसलिए बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट करा देता है, मठों को नष्ट करा देता है और बौद्ध धर्म का जो है कट्टर विरोधी होता है। क्लियर? ये दिव्य बदान में लिखा है। लेकिन इसके साथ ही जो है दूसरे साक्ष्य ऐसे भी पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि यह बौद्ध धर्म के बारे में भी सोचता था। क्लियर? यानी दोनों बातें लिखी हुई। बौद्ध धर्म के बारे में क्या सोचता है, यानी कि जो अशोक के द्वारा सांची का स्तूप या भरूच का स्तूप जो मध्य प्रदेश में बनाए गए थे, उनका आकार जो है वह दोगुना कराता है। साथ ही साथ सांची के स्तूप का जो खिड़की है उसके तांबे का बनवा देगा, भरूच स्तूप की खिड़कियों को जो है वह पत्थर का बना देगा। साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है बहुत सारे मतलब महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की गई और उन पुस्तकों में कौन कौन थे, वह जातक ग्रंथ जिसमें जो है महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की 200 कहानियां हैं। इसके अलावा जो है वह अष्टाध्यायी पुस्तक जो व्याकरण की पुस्तक है उसकी रचना जो है वह पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही किया। इसके अलावा मनु ने मनुस्मृति की रचना की, गर्गी ने गर्गी संहिता की रचना की और जिनसेन ने हरिवंश की रचना की है। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है और कौन कौन सी घटनाएं होती है? ठीक है, तो इसके शासन काल में 2 युद्ध होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए, इसके शासन काल में जो है कितने युद्ध होते हैं, तो इसके शासन काल में 2 युद्ध हो गए। कितने युद्ध? 2 युद्ध हो गए। पहला युद्ध कहलाएगा आपका विदर्भ का युद्ध। ठीक है, पहला युद्ध क्या कहलाएगा? विदर्भ का युद्ध। चलिए इसको दूसरे स्लाइड में लेते हैं। अच्छा, ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसके शासन काल में जो है वह कितने युद्ध होते हैं, तो 2 युद्ध होते हैं। एक कहलाता है आपको विदर्भ का युद्ध और दूसरा जो है यवन आक्रमण करते हैं इसके शासन पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के जो है आपको पुष्यमित्र शुंग के समय में कितने युद्ध होते हैं, तो 2 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध? 2 युद्ध। पहला युद्ध क्या कहलाता है, तो पहला युद्ध जो कहलाएगा आपको विदर्भ का युद्ध। तो एक साइड लिखिए आपको विदर्भ का युद्ध और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम नीचे बताते चलेंगे। और दूसरा जो होता है आपको यवन आक्रमणकारी, यानी यवन देश के जो विदेशी होंगे वह क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे आपको पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, यानी मगध पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, यवन आक्रमण। क्लियर है? दूसरा, अच्छा पहले विदर्भ यानी बरार क्या है, आपको जो मध्य प्रदेश का रहा हूँ, आपको महाराष्ट्र का जो नागपुर वाला एरिया है ना, वही आपको विदर्भ कहलाता था उस समय। तो इसका जो है पुराना नाम बरार भी था। तो विदर्भ या बरार में यहाँ पर आपका उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, मतलब कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन अगला राजा बनेगा। तो इस उत्तराधिकारी का युद्ध का लाभ उठा करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो इसका अपने बेटे को, और इसका बेटा कौन होता है पुष्यमित्र शुंग का, तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा होता है अग्निमित्र। उसका नाम क्या रहेगा? पुष्यमित्र शुंग का बेटा रहेगा अग्निमित्र। बात समझ में आए? तो अग्निमित्र के नेतृत्व में जो है वह क्या करेगा, विदर्भ में जो है युद्ध कर देगा अग्निमित्र। बात समझ में आए? तो इस मतलब विदर्भ में क्या होता है कि आपका उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा होता है और इसी युद्ध का लाभ उठा करके पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में जो है विदर्भ में क्या करता है, सेना भेज देगा। और सेना भेजेगा तो इसमें जो है यानी कि विदर्भ का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जा रहा है, तो विदर्भ का युद्ध लड़ा जा रहा है आपको मतलब कि विदर्भ का उत्तराधिकारी यानी विदर्भ और किसके बीच, अग्निमित्र के बीच। इसमें जो है विजय कौन होगा, तो इसमें विजय जो है वह अग्निमित्र हो जाता है। ठीक है, विजय कौन होगा, अग्निमित्र। और अग्निमित्र कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा होता है अग्निमित्र। बात समझ में आए? तो विदर्भ के युद्ध में जो है आपको विजय कौन हो गया, तो विजय हो गया आपका मतलब शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग। लेकिन पुष्यमित्र शुंग इस युद्ध को नहीं लड़ा था, इस युद्ध को कौन लड़ा था, अग्निमित्र। बात समझ में, कि कौन लड़ेगा, अग्निमित्र लड़ेगा। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इस विदर्भ युद्ध की जानकारी जो है हमको मालविका अग्निमित्र से प्राप्त होती है। ठीक है, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। और मालविका अग्निमित्र ये आपका पुस्तक है और इस पुस्तक की रचना किसने किया है, तो कालिदास ने।
बात समझ में आया? कालिदास। और यह कालिदास मालविका अग्नि सूत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि विदर्भ का युद्ध में जो है वह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र जो है वह सेना का नेतृत्व करता है, और विदर्भ के युद्ध में जो है विदर्भ लोगों को क्या करता है, पराजित करके उसको अपने अधिकार में ले लेता है। बात समझ में आया? यानी विदर्भ युद्ध की चर्चा जो है वह किस पुस्तक में है, तो मालविका अग्निमित्र में चर्चा की गई है। ठीक है, ये मालविका अग्निमित्र जो है यह पुस्तक एक प्रकार से देखा जाए तो आपको प्रेम का जो है बारे में चर्चा भी करता है। ठीक है, प्रेम मतलब लव के बारे में। ठीक है, तो प्रेम मतलब किसका प्रेम, तब पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा अग्निमित्र है, यह अग्निमित्र क्या करता है कि एक लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और उस लड़की का नाम क्या होता है, उस लड़की का नाम होता है मालविका। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, मालविका। और इन्हीं दोनों के नाम पर इस पुस्तक का नाम क्या होगा, मालविका अग्निमित्र। बात समझ में आए? तो कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र में आपको विदर्भ युद्ध की चर्चा की गई है, साथ ही साथ अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा भी जो आपको मालविका अग्निमित्र पुस्तक में किया गया है। और इस पुस्तक का रचना किसने किया है, तो कालिदास ने किया। बात समझ में आया? फिर से शुंग वंश के यानी पुष्यमित्र शुंग जब शासन कर रहा होता है मगध गद्दी पर, तो टोटल इसके समय में 2 युद्ध लड़ा जाता है। पहला युद्ध कहलाता है विदर्भ का युद्ध, और दूसरा जो है यवन आक्रमणकारी। विदर्भ के युद्ध में हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो अपने पुत्र अग्निमित्र को जो है सेना का नेतृत्व कराता है और विदर्भ भेज देता है। क्यों? विदर्भ में जो है वो उत्तराधिकारी के लिए पहले से झगड़ा चल रहा था कि कौन राजा बनेगा कौन राजा नहीं बनेगा। इसी का लाभ उठा करके अग्निमित्र उस युद्ध को क्या करता है, विजय प्राप्त कर लेता है। और इसकी जानकारी हम कालिदास के पुस्तक मालविका अग्निमित्र से मिलती है। मालविका अग्निमित्र में जो है वह मालविका और अग्निमित्र यानी कि पुष्यमित्र शुंग का जो बच्चा है यानी बेटा है, उससे प्रेम प्रसंग की भी चर्चा हमको का मालूम चलता है। बात समझ में है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अभी दूसरा जो आपको आक्रमण हो यानी युद्ध होता है, ये यवन आक्रमण, यानी कि यवन जो है वो क्या करते हैं, वह पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में आक्रमण करते हैं। बात समझ में है? यवन। ठीक, और ये यवन कहाँ से आए हैं? ठीक है, तो यह यवन जो रहने वाले होंगे ये आपका हिंदू कुश पर्वत के पास के, कहाँ पे, हिंदू कुश पर्वत से आएंगे। यानी हिंदू कुश पर्वत के आसपास का जो है एरिया क्या कहलाते हैं, तो वहां पर आपको यवन रहेंगे। ठीक, और इसी हिंदू कुश पर्वत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये 800 आपको किलोमीटर 800 किलोमीटर होगा सॉरी। और हिंदू कुश पर्वत जो आपको पश्चिम और उत्तर जो पाकिस्तान देख रहा है या ताजिकिस्तान देख रहा है, वहां पर आपको हिंदू कुश पर्वत मिलता है। और इसी हिंदू कुश पर्वत के आसपास से जो है यवन आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। और उस वजह भारत पर आक्रमण करेंगे तो मगध गद्दी पर कौन शासन कर रहा होगा, तो पुष्यमित्र शुंग जो है शासन करेगा। तो इसके समय में जो है वह 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, कितने यमन विदेशी आक्रमण होते हैं, 2। और इन दोनों यमन विदेशी आक्रमण को जो है वह पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र जो है वह क्या करता है, विफल बना देता है। बात समझ में है? यानी कि विदर्भ का युद्ध में भी जो है अग्निमित्र ही युद्ध लड़ रहा है, लेकिन राजा कौन है, पुष्यमित्र शुंग। और यवन आक्रमणकारी में जो है टोटल यवन कितने बार आक्रमण करता है, 2 बार। और ये यवन वाले कहाँ से आए थे, तो आपको हिंदू कुश पर्वत के आसपास के एरिया में यवन रहते थे, और वहीं से आपको भारत में आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किया है, 2। और ये दोनों आक्रमण में विजय कौन हुआ, तो विजय जो है वह पुष्यमित्र शुंग का बेटा जो है अग्निमित्र होगा। बात समझ रहे हैं? अग्निमित्र जो है वह दोनों आक्रमण में क्या करता है, विफल बना देगा। अच्छा, ये यवन की तरफ से जो है अग्निमित्र जो आपको विजय हो जाएगा, लेकिन यवन की तरफ से जो है वह सेना का नेतृत्व कौन करेगा, तो पहले आक्रमण में अगर देखा जाए यवन आक्रमण में, तो पहले यवन आक्रमण में सेना का नेतृत्व करेगा आपको डेमेट्रियस। कौन करेंगे, डेमेट्रियस। क्लियर है? कौन करेंगे, डेमेट्रियस पहला। और दूसरा जो है वह करता है मीमांडर। कौन करेगा, मीमांडर। इसके बारे में देखिए, एक हम जैसे शुंग वंश शुंग वंश हो गया, फिर इसके बाद कर्णव वंश और सातवाहन वंश, पहले ये वंश पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 4 जो है विदेशी आक्रमण भी हुए। ठीक, उसका हम अलग से करके पढ़ेंगे, नहीं तो दोनों का अगर मिक्स करके पढ़ेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। तो यवन आक्रमण में जो है 2 यवन आक्रमण होते हैं। पहला जो है का नेतृत्व डेमेट्रियस करता है, दूसरा जो है वह मीमांडर करता है। जब ये मीमांडर जो है वह यवन देश का रहने वाला है, लेकिन जैसे ही आपको भारत पर आक्रमण करेगा,
ठीक है, तो ये डेमेट्रियस भी हार जाएगा और साथ ही साथ मीमांडर भी हार जाएगा। लेकिन ये मीमांडर को अग्निमित्र मारता नहीं है। मीमांडर फिर बाद में क्या करेगा, भारत में आकर के जो है बौद्ध धर्म को अपना लेगा। ठीक है, किस धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को। और इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन देता है, तो नागसेन। ठीक है, इसे जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन देगा मीमांडर को, तो बौद्ध धर्म का शिक्षा जो है मीमांडर को देता है नागसेन। इनका बौद्ध भिक्षु कौन है, नागसेन होता है। क्लियर है, यानी मीमांडर जो है वह पहला ऐसा विदेशी होता है जो बौद्ध धर्म को अपनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बात समझ। और मीमांडर कहाँ का रहने वाला है, तो यवन देश का रहने वाला है। क्लियर है, यह आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन जब भारत में आक्रमण करने के बाद जब विफल हो जाता है, यानी आक्रमण में हार जाता है, उसके बाद जो है वह नागसेन, जिसको यहाँ आता देखता बौद्ध धर्म तो बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो बौद्ध धर्म इसे अपना लीजिएगा, तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा ना, तो शिक्षा कौन देगा, तो नागसेन देगा। बात समझ में है। तो ये मीमांडर है, या इसी को मिलिंद भी कहा जाता है। यानी कि मीमांडर या मिलिंद जो है बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं, जिससे जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। इन दोनों की शिक्षा, इन दोनों ही आक्रमण में, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या होता है, विजय हो जाता है। और दोनों का नेतृत्व आपको शुंग वंश तरफ से कौन कर रहा है, अग्निमित्र कर रहा है, दोनों यवन आक्रमण में। बात समझ में आ रहा है। और इसमें जो है आपको विजय कौन हो गया, अग्निमित्र जो है वह विजय हो जाता है। और ये जब विजय होगा, ठीक है, तो ये एक बड़ा का यज्ञ कराएगा। ठीक है, यह क्या कराएगा, यानी विजय होता है। और इस अवसर पर जो है पुष्यमित्र शुंग जो है वह एक 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है। कितने अश्वमेध यज्ञ कराएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ कराएगा। और अश्वमेध यज्ञ तो आपको बताया था हमने कि इसमें जो है मतलब एक तरह से देखा जाए कि यज्ञ करने के बाद अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। और जब घोड़ा को छोड़ा जाता है तो घोड़ा जहां तक जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि जो यज्ञ कराया है, मतलब अश्वमेध यज्ञ कराया है, वो पूरा क्षेत्र जो है वह किसका हो जाएगा, उस राजा का हो जाएगा। बात समझ, ये होता है अश्वमेध यज्ञ का। अगर उस घोड़ा को जो है कोई भी रोकने का कोशिश करेगा, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, उस राजा के विरुद्ध जो है वह युद्ध उसको करना पड़ेगा। बात समझ में है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है जब 2 यवन आक्रमण में जब विजय बन जाता है, तो इसी के उपलक्ष्य में जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। कितने अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है। ठीक है, और ये अश्वमेध यज्ञ जो है किसके सहायता से करता है, तो उस समय जो ब्राह्मण होगा तभी ना यज्ञ कराएगा, तो पतंजलि के सहायता से। ठीक है, पतंजलि के सहायता से जो है वह क्या करते हैं, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। और अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र है इसका था ना, इसी समय जो है अश्वमेध यज्ञ के बाद ही जो है वो राजधानी क्या करेगा, पाटलिपुत्रा से कन्वर्ट कर देगा विदिशा को। बात समझ में है, कहां से कर देगा, पाटलिपुत्रा से विदिशा को बना लेगा। विदिशा कहाँ था, मध्य प्रदेश में होता। यहां तक समझ में आया। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से चलिए एक बार समझ लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में 2 युद्ध होता है। एक कहलाता है आपको विदर्भ का युद्ध, और दूसरा कहलाता है यवन आक्रमणकारी। विदर्भ का युद्ध में क्या है कि विदर्भ यानी कि नागपुर के आसपास का क्षेत्र है, होता है, विदर्भ कहलाता है, जिसे हम बरार, उसका पुराना नाम बरार भी होता है। तो विदर्भ में उत्तराधिकारी के लिए जो है बहुत अपने में लड़ाई होती, झगड़ा होते रहता है। इसी का फायदा उठा करके पुष्यमित्र शुंग अपना पुत्र यानी अग्निमित्र को भेज देगा विदर्भ में। और इस युद्ध में जो है अग्निमित्र क्या होता है, विजय हो जाता है और विदर्भ को अपने अधिकार में ले लेता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो मालविका अग्निमित्र से पुस्तक से प्राप्त हो रही है। मालविका अग्निमित्र पुस्तक जो है वो किसकी लिखी हुई है, तो कालिदास की लिखी हुई है। और इसी मालविका अग्निमित्र पुस्तक में जो है मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की भी चर्चा की गई है। और इस पुस्तक को लिखा है किसने, कालिदास। ये आप विदर्भ युद्ध समझ लिए। यवन आक्रमणकारी यानी कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है वह 2 यवन, मतलब 2 बार यवन क्या करते हैं, यवन देश के आक्रमण करते हैं। ठीक, और यह यवन कहाँ से आते हैं, तो आपका उत्तर और पश्चिम जो पाकिस्तान और तजाकिस्तान का जो एरिया, वहाँ पे आपको हिंदू कुश पर्वत है, उसी हिंदू कुश पर्वत के पास से आपको यवन आते हैं भारत में आक्रमण करने के लिए। बात समझ आए। पहला आक्रमण का नेतृत्व कौन करता है, डेमेट्रियस, और दूसरा आक्रमण का नेतृत्व करता है मीमांडर। लेकिन ये दोनों आक्रमण में जो है यवन क्या हो जाता है, पराजित हो जाते हैं। और विजय कौन होता है, अग्निमित्र जो है वह विजय होता है। और इसी विजय होने के उपलक्ष्य में जो है पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं, 2 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। ठीक है, और ये अश्वमेध यज्ञ जो है
वह किसकी अध्यक्षता में कराया जाता है? तो पतंजलि के अध्यक्ष, यानी कि ये पतंजलि जो है वह ब्राह्मण होंगे, ठीक है, यही पूजा पाठ करेगा। क्लियर? और अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटा कर कहाँ कर लेगा? विदिशा का बना लेगा। बात समझ में आया? और ये जो मीमांडर जो दूसरा जो आक्रमण करता है, जब भारत में जब आता है तो यह बौद्ध धर्म को अपना लेगा, और बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम विदेशी कौन था? मीमांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जब बौद्ध धर्म अपनाएगा तो बौद्ध धर्म अपनाने के पहले जो है वह बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करेगा। यहाँ तक हम यही चीज समझे, और यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो अपनी राजधानी कहाँ बना लेता है? पाटलिपुत्र से कहाँ ट्रांसफर कर देगा? तो विदिशा ट्रांसफर कर देगा। और कलिंग नरेश खारवेल ने जो है पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था, ठीक है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो है अभी तक देख रहे थे जीत रहा था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो है वह क्या होता है? आपको विजय हो रहा था ना, जैसे विदर्भ का युद्ध देखो, उसके बाद हम यवन आक्रमणकारी का युद्ध देखो, उसमें पुष्यमित्र शुंग क्या हो रहा है? विजय हो रहा है। लेकिन जैसे आपका यह युद्ध करता है किसके साथ? कलिंग के राजा खारवेल के साथ, ठीक है। कलिंग का राजा कौन होगा? खारवेल, ठीक है। और इस युद्ध में जो है वह खारवेल क्या होते हैं? आपको विजय हो जाएंगे, और पुष्यमित्र शुंग जो है वह हार जाएंगे, ठीक। शुंग वंश में जो है टोटल कितने शासक होंगे? तो शुंग वंश में जो है टोटल 10 शासक होंगे। कितने शासक होंगे? 10 शासक। बात समझ में? कितने शासक? 10, सॉरी, टोटल 10 शासक होंगे आपको शुंग वंश में। क्लियर है? पहला शासक जो है आपका पुष्यमित्र शुंग था, जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। पहला शासक आपका पुष्यमित्र शुंग होंगे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ये आपको शुंग वंश का जो है प्रथम शासक होंगे। इसके बाद जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद 9वां शासक जो है के बारे में थोड़ा सा आता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था भागभद्र, ठीक है, भागभद्र, ठीक है। भागभद्र जो है वह 9वां शासक होता है। और इसका अंतिम शासक जो यानी 10वां शासक जो होते हैं वह देवभूति होते हैं। कौन हो जाएगा? देवभूति। बात समझ में आया? यानी कि शुंग वंश में टोटल कितने शासक होंगे? 10 शासक, जिससे पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, 9वां शासक भागभद्र, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, और 10वां शासक जो है देवभूति होगा। 9वां और 10वां इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि आपको भागभद्र के शासन काल में, ठीक है, भागवत के शासन काल में जब ये देख रहे हैं ना कि यवन वाले हार गए हैं, तब अब यवन क्या करेगा कि अपना जो है वो राजदूत जो है आपको किसके शासन काल में, यानी कि 9वां शासक भागभद्र के शासन काल में अपना एक राजदूत को भेजता है, ठीक है। यवन जो है क्या करते हैं? अपने एक राजदूत को भेजते हैं जिनका नाम होता है हेलियोडोटस, हेलियोडोटस, ठीक है। और इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है। हेलियोडोटस को जो है वो क्या करते हैं? भागभद्र के शासन काल में कहाँ भेजते हैं? मगध में भेजेंगे, और व्यापार जो है वह स्थापित करेगा। और ये हेलियोडोटस जो है वह भारत में आकर के यानी मगध में आकर के यहाँ पर कौन सा धर्म अपना लेगा? भागवत धर्म अपना लेगा, ठीक है। भागवत धर्म को अपना लेता है। भागवत धर्म किससे संबंधित है? तो भागवत धर्म जो है आपको हिंदू धर्म से संबंधित है। तो हेलियोडोटस जो यवन देश का रहने वाला है, यह जब भारत आएगा, यानी भागवत के शासन का, हेलियोडोटस कौन है? यह यवन का राजदूत रहेगा, ठीक है, राजदूत, यानी कि एक देश से दूसरे देश के मतलब मित्रता बोले या एक तरह से कह सकते व्यापार संबंध है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। जैसे अभी भी देखिएगा भारत का राजदूत दूसरे देशों में, दूसरे देश का राजदूत हमारे देश में होता है। तो किसी प्रकार का अगर दूसरे देश से मतलब झमेला चले या किसी प्रकार का जो है वो संधि होता है या बिजनेस होता है या व्यापार होता है, तो वो किसके माध्यम से होता है? तो राजदूत के माध्यम से ही। तो उस समय भी जो है वह शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासन काल में यवन देश का राजदूत आता है हेलियोडोटस और वह भारत में आकर के कौन सा धर्म अपना लेगा? तो भारत में आकर के जो है वह भागवत धर्म को अपना लेगा। कौन सा धर्म को? भागवत धर्म। और भागवत धर्म जो है वह किस भगवान से संबंधित होता है? तो भगवान विष्णु से संबंधित होता है। कौन से भगवान से? विष्णु से संबंधित। और यही हेलियोडोटस जो है वह आगे चल करके, ठीक है, एक अभिलेख का निर्माण करता है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में ही, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही क्या करेगा? एक अभिलेख का निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश कहाँ पे? यानी जहाँ पे इसकी राजधानी रहेगी। और राजधानी कहाँ था? तो विदिशा में।
विदिशा में। और विदिशा का जो पुराना नाम क्या था, तो बेसनगर। ठीक है, और यही विदिशा यानी कि बेसनगर में जो है एक अभिलेख का निर्माण करेगा, और उस अभिलेख का नाम था गरुड़ ध्वज अभिलेख। कुछ याद आ रहा है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। ठीक है, गरुड़ ध्वज या स्तंभ लेख होता है। ठीक है, यानी गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया है? आपको हेलियोडोटस के द्वारा। बात समझ में आया? हेलियोडोटस के द्वारा किया गया। ठीक, तो इसमें भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा यानी बेसनगर यानी मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कौन कराता है? हेलियोडोटस कराता है। बात समझ में आ रहा है? शुंग राजवंश का जो है शिलालेख जो है वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये शुंग वंश का जो है शिलालेख या अभिलेख जो भी प्राप्त होंगे वह आपको ज्यादातर पंजाब से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पंजाब के जालंधर से इसके अवशेष जो है या शिलालेख पाए गए। ठीक है, पंजाब में जालंधर से क्या पाए गए? शुंग वंश के जो है वो अभिलेख आपको मिले हैं। बात समझ में आ रहा है? शुंग वंश में जो है चूंकि यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, तो संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा विस्तार जो है वह किस शासन काल में हुआ? तो शुंग वंश के शासन काल में हुआ। किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा। और ऐसे भी हमने आपको पीछे बताया था कि पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय किस वंश को जाता है? तो शुंग वंश को जाता है। इसके पहले जो भी आप पढ़ रहे थे मगध में आपका मौर्य वंश, ये सभी तो अलग अलग धर्म को अपना रहे थे। दादा जो है यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मनाता है, उसका बेटा आजीवक संप्रदाय, उसका पुत्र जो है अशोक वो बौद्ध धर्म को अपना ले रहा है। तो हिंदू धर्म कहाँ गया? गायब हो गया था। तो हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो शुंग वंश के शासन को ही जाता है। इसलिए जो है इसके शासन काल में संस्कृत भाषा के क्या होता है? बहुत ही ज्यादा विस्तार होता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, शुंग वंश के काल में जो है अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ और मिलिंद पुस्तकों से प्राप्त होती है, जो कि हमने पीछे चर्चा किया, क्योंकि इनके शासन काल में कई पुस्तकों का रचना भी किया गया है। ठीक है, इस वंश का जो 10वें शासक होंगे, ठीक है, ये 10वां शासक क्यों पढ़ रहे थे? ये इस वंश के जो 10वें शासक होंगे देवभूति, ये इसकी हत्या कौन कर देगा? इसकी हत्या कर देगा आपका उसी का मंत्री वासुदेव। ठीक है, यानी देवभूति की हत्या कौन कर देगा? इसी का मंत्री रहेगा वासुदेव। ठीक है, वासुदेव। वासुदेव कौन होता है? देवभूति यानी कि जो 10वें शासक होंगे शुंग वंश का, उसी का मंत्री होता है। और यह मंत्री क्या करेगा? इसकी देवभूति की हत्या कर देगा, और हत्या करने के बाद शुंग वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और शुंग वंश के जगह पर अभी कौन सा वंश आ जाएगा? कण्व वंश आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वंश आ जाएगा? कण्व वंश की स्थापना कर देगा। बात समझ में आए? तभी थोड़ा सा हम थ्योरी को थोड़ा सा स्पीड लेकर के चलेंगे, नहीं तो सिलेबस जो है आपका कंप्लीट नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में जो है वह लगभग एक वंश को हम पढ़ा दें। बात समझ आ रहा है? और इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट पता चलेगा। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज एक क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। और अगले क्लास में हम कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हसीन मशूक शाह क्या था? ट्रिक क्या था? हसीन मशूक शाह। ठीक है, हसीन मशूक शाह। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन सा बच गया? आर्यक वंश पढ़ लिए, शिशुनाग वंश पढ़ लिए, नंद वंश को पढ़ लिया हमने, मौर्य वंश को पढ़ लिया, शुंग वंश को आज हमने कंप्लीट कर दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा देंगे या ये पूरा जब खत्म हो जाएगा ब्राह्मण साम्राज्य तो इसके बाद कल हम कण्व वंश और सातवाहन वंश कोशिश करेंगे ये दोनों वंश को समाप्त कर देने के बाद, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ा स्पीड लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, क्लास को हम और थोड़ा स्लो करेंगे, और नहीं तो अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। ठीक, क्योंकि क्लास जो है वो थोड़ा स्पीड में लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो समाप्त ही नहीं होगा। बात समझ में आए? तो हमने आज पढ़ा था शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश का जो है वह शासन काल कब से कब तक चलता है? तो शुंग वंश का शासन काल जो 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक। इसकी स्थापना कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग करते हैं। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक किसे मार देता है? बृहदर्थ को मार देता है। बृहदर्थ को जो है वो मार देगा, और इसके जगह पर जो है मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर लेगा। पुष्यमित्र शुंग का जो है प्रथम शासक होगा शुंग वंश का। यह अपनी राजधानी दो बनाता है, एक बनाएगा आपको पाटलिपुत्रा और दूसरा बनाता है आपको विदिशा यानी बेसनगर को। ठीक है, आपको पाटलिपुत्रा से विदिशा जो है वह कब चेंज कर देगा? जब दो अश्वमेध यज्ञ कराएगा। क्लियर है? यानी यमन आक्रमण के बाद दो अश्वमेध यज्ञ कराता है पतंजलि की सहायता से, उसी समय पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर देगा? विदिशा को ट्रांसफर कर देगा, यानी बेसनगर को बना लेगा। यह चूंकि कट्टर ब्राह्मण होगा
और यह मगध पर जो है कितने साल तक शासन करता है पुष्यमित्र शुंग, 36 साल तक शासन करता है। ठीक, पुष्यमित्र शुंग जो है वह एक कट्टर ब्राह्मण होते हैं, इसलिए पुनः वैदिक धर्म की स्थापना का श्रेय किनको जाता है, तो आपको पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, आपको दिव्या बदान पुस्तक से जो है इसकी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह कट्टर ब्राह्मण होता है, इसलिए बौद्ध धर्म को देखना नहीं चाहता है। इस जब बौद्ध धर्म को देखना नहीं चाहेगा तो बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का ध्वस्त करा देगा, मठ को नष्ट करेगा, मंदिरों को तोड़ देगा। बात समझ में आया? लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है, ये इसके साथ भी पाए गए हैं कि बहुत सारे बौद्ध धर्म के कार्य भी उन्होंने किया है। कौन से कार्य किए हैं? तो आपका सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में, उसकी खिड़कियों को तांबे का कराएगा। आपको मध्य प्रदेश में ही भरहुत स्तूप है जिसे खिड़कियों का पत्थर गिराएगा। साथ ही साथ इन दोनों स्तूपों का आकार जो है वह क्या कराएगा, दुगना करा देगा। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो कई ग्रंथों की भी रचना की गई है, जैसे जातक ग्रंथ की रचना की गई, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की गई है। क्लियर है? इसके अलावा जो है आपको मनुस्मृति, गर्गी संहिता, इन सब पुस्तकों की रचना की गई है। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है दो युद्ध होते हैं। पहला कहलाता है आपको विदर्भ का युद्ध, और दूसरा 2 बार यवन वाले क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। तो विदर्भ का युद्ध में जो है इसका नेतृत्व करेगा पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र, और इसमें आपको अग्निमित्र विजय हो जाएगा। और इसकी चर्चा कहाँ, इसकी जानकारी हमको मिलती है मालविका अग्निमित्र पुस्तक से, जिसके रचयिता कौन है, कालिदास है। और इसी पुस्तक में जो है वह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दो यवन जो है वह 2 बार भारत पर आक्रमण करते हैं। पहला आक्रमण का नेतृत्व करेगा डेमेट्रियस और दूसरा आक्रमण का नेतृत्व करेगा मीमांडर। क्लियर है? और शुंग वंश की तरफ से, भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करेगा सेना का, तो आपको अग्निमित्र करेगा। और ये दोनों युद्ध में क्या होता है, अग्निमित्र विजय हो जाएगा। और इस विजय होने का उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है। ठीक, और ये यज्ञ के बाद ही जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से क्या करेगा, विदिशा को ट्रांसफर कर देगा। तो दूसरा जो आपका यवन आक्रमण जो है मीमांडर यानी मिलिंद करते हैं, और यह जब हार जाएंगे तो उसके बाद भारत में आकर के जो है बौद्ध धर्म को अपना लेगा। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम विदेशी कौन हो जाएगा, मीमांडर हो जाएगा। ठीक, और यह बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त करेंगे, तो नागसेन से प्राप्त करेंगे। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पुष्यमित्र शुंग जो है जब कलिंग के राजा खारवेल से युद्ध करेंगे तो उसमें पुष्यमित्र शुंग जो है वह पराजय हो जाता है, और खारवेल जो है आपको विजय हो जाते हैं। शुंग वंश के जो है भाषा जो है आपको संस्कृत भाषा का काफी ज्यादा विकास होता है इसके शासनकाल में। शुंग वंश में टोटल जो है कितने शासक होते हैं, तो 10 शासक होते हैं, जिससे पहले शासक पुष्यमित्र शुंग, 9वें शासक भागभद्र और 10वें शासक देवहूति होते हैं। जब भागभद्र जब 9वां शासक होगा तो इसी का शासनकाल में, ठीक, आपको यवन से, किस देश से, यवन से जो है एक अपना राजदूत भेजता है, और उस राजदूत का नाम होता है हेलियोडोटस। ठीक, हेलियोडोटस जो भारत में आकर के भागवत धर्म इसको पसंद आ जाएगा और भागवत धर्म को क्या करेगा, अपना लेगा। यानी भागवत धर्म किस भगवान से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है। क्लियर है? और इसी के उपलक्ष्य में जो है आपको गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख का भी निर्माण आपको मध्य प्रदेश में यानी विदिशा अपनी राजधानी में कराता है। क्लियर? इसका 10वां शासक जो आपको देवहूति होंगे, जिसकी हत्या जो इसी के मंत्री वासुदेव कर देंगे। और वासुदेव जब अंतिम शासक की हत्या कर देंगे तो शुंग वंश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और इसके जगह पर कन्ना वंश की स्थापना कर लेंगे। क्लियर है? एकदम सिंपल जो स्टोरी की तरह आपको ध्यान में रखना है, कुछ रटना नहीं है, बस सुनते रहिए और समझते रहिए। एक बार में आपको ये नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार क्लास को देखिए, तो इससे जो है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल, क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप भी चैनल को ग्रो कराइए। और किसी प्रकार का डाउट अगर रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसका जो है अगर पूरा क्लास आपको चाहिए तो हमारा राकेश कुमार ऑफिसर को यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से आपको क्लास बाई क्लास जो है सिक्वेंशियल ढंग से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जो है सटीक सॉल्यूशन भी आपको हमारे क्लास में देखने को मिलता है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, और रेलवे का सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।